तो रजिया जब तबरिंद के किले में बंद थी तो बहराम शाह गद्दी पर बैठे। आज तो बलबन था, लेकिन बलबन के पहले की भूमिका बना के आज उनको गद्दी पे बिठा देना है। नेहा, इस पे थोड़ा होमवर्क करिए, कोई आपके प्रॉक्सिमिटी में यूनिवर्सिटी हो अगल बगल, प्राइवेट के लिए मत जाना। बहराम शाह इल्तुतमिश का तीसरा बेटा है। 21 अप्रैल 1240 में गद्दी पे बैठा। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मेरा भी इस बार नेट हो गया। मेरा नेट तो था ही था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता था, जब मैंने नेट दिया था तब मामला सब्जेक्टिव था, ऑफलाइन था ना। तो जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम हुआ है तो मुझे गाइड करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पाता था कि पेपर कैसे आता है। आप क्लास में बात करते थे, तो उस चीज को देखने के लिए मैंने एग्जाम इस बार फॉर्म भरा था, मैंने एग्जाम दिया था, और मेरे परसेंटाइल है 99.99। ठीक है, तो इस मैं वो टेस्ट करने के लिए कि ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम कैसा होता है, क्योंकि मैंने दिया नहीं था कभी पेपर, तो आप लोगों को मुझे पढ़ाना था, तो मुझे पता ही नहीं था कि आप जब बातें करते थे कि ऐसे स्क्रॉल करना होता है, उसको ये करना होता है, कभी कभी जो पैसेज के क्वेश्चन आते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी कि ये कैसे होता है। तो टू टेस्ट दैट कि कैसे एग्जाम ऑनलाइन वाला होता है ये मैं देखूं, तो मैंने फॉर्म भर दिया था और मेरा एग्जाम हो गया। जेआरएफ की तो मेरी एज है नहीं तो मेरा जेआरएफ हो जाता। तो नेट की एज थी तो मैंने सिर्फ नेट के लिए अप्लाई किया था, ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये दूसरी बार मेरा नेट, एक बार जेआरएफ हुआ था पहली बार, इस बार नेट हुआ। तो मेरे पास दो नेट हो गया। अच्छा, मैंने कल 3 बजे सुबह, मतलब कल रात 3 बजे चेक किया अपना कि देखो, अच्छा मुझे मैं भूल भी गया था कि मैं एग्जाम देके आया हूँ। तो मैंने चेक किया कि देखो मेरा क्या हो गया भाई, तो ही फेल हो गया। इस बार दिया था तो मैंने देखा कि मेरा हो गया है, ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि जेआरएफ का ऑप्शन उसमें मेरा था ही नहीं, एज ही नहीं है मेरी ना जेआरएफ का। तो नेट हो गया मेरा। नहीं तो अगर मेरा नेट नहीं होता तो मेरी तो नाक कट जाती। ऐसा इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन ये एग्जाम मैंने इसलिए दिया था कि मैं वो सिस्टम देखूंगी, क्या सिस्टम क्या है ऑनलाइन का। मुझे ऑनलाइन सिस्टम का नहीं पता था फर्स्ट शिफ्ट में। मैंने इसको डिस्क्लोज नहीं किया था, क्योंकि पता नहीं, अगर मालूम ना ही होता तो फिर मेरा क्या। आप लोग पूछते सर आपका क्या हुआ, मैं यार मेरा ही नहीं हुआ। तो फिर बड़ी मतलब कयामत वाली स्थिति हो जाती थी। परसेंटाइल बस दिया है उसमें, ये रैंक वैंक नहीं दिया है। रैंक कहाँ है? ये परसेंटाइल है, मैं शेयर कर दूंगा अपना सर्टिफिकेट आपको। जेआरएफ के लिए मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था, मेरी एज नहीं थी ना। मुझे लग रहा था मैं बताऊं ना बताऊं, तो चलो बताइए। हाँ, मैंने इसलिए बताया इसको कि मैं एक अपनी स्पेशल क्लास पढ़ाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जेआरएफ के लिए प्लीज जिनका हुआ है अपनी पिक्चर, फोटो और अपना नेट के सर्टिफिकेट का जो उनको मिला है या जो भी मिला है ऑनलाइन, वो दोनों अपना नाम भी लिख करके मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक है। मैं उसको अपनी पीपीटी स्पेशल क्लास में एक स्लाइड बनाऊंगा, जिसमें मेरे बच्चे जो सक्सेसफुल हुए हैं उन सबको जेआरएफ के लिए अलग, नेट के लिए अलग, मैं वहां लोगों को दिखाऊंगा। इससे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। तो चलो, सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट तो आपका नहीं, मोटिवेशन वाला पार्ट। तो जस्ट टू गेट मोटिवेशन मैं इस चीज को शो करना चाहता हूँ। और कितने बच्चे मेरे सक्सेसफुल हुए। और मेरी बात सुनो, ये फालतू में इधर उधर पैसे खर्च करने से बेहतर है कि अगर आपको गाइडेंस रियली चाहिए तो ऐसे जगह खर्च करो जहाँ पे क्वालिटी है। तो चला, ब्यूटी का भी नहीं चला, पिंक, मैं भी बिजी था, नहीं है ब्यूटी। वो बीच में शॉपिंग करने चली जाती है। वो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट क्लास में रहती जरूर है, ज्वाइन तो करती है। आकांक्षा ने दिया ही नहीं था, ठीक है। सीमा शर्मा ने भी नहीं दिया था, उसकी फैमिली इशू थी कुछ। अच्छा, ब्यूटी का नेट हो गया शॉपिंग के बाद भी। किनका किनका जो क्लास में है एटलीस्ट नेट या जेआरएफ हुआ है वो।
हैं, नायब मुमालकत ये पद बनाया गया था कंट्रोल करने को सुल्तान को। और पहला नायब मुमालकत बनता है यतकीन। बहराम साहब कहा गया कि यतकीन को अपना संरक्षक चुने। नहीं, मेरी सीट ले लो भाई। मैं सीट इसलिए ले गया कि आप लोग को और सीटें दिलवा सकूं। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मुझे एग्जामिनेशन की मेथोडोलॉजी का पता ही नहीं है कि एग्जामिनेशन लिया कैसे जाता है, उसका सिस्टम क्या है। वो सिस्टम पता करना तो जरूरी था कि नहीं था। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही मुझे नहीं पता है कि कैसे एग्जाम हो रहा है ना, तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन मैं कैसे दूंगा। तो यतकीन वाज नॉट, ये नायब मुमालकत था, और वजीर था मुहज्जबुद्दीन। अब सुल्तान के अधिकार के तीन दावेदार हैं, एक बहराम शाह है, और एक यतकीन है, दूसरा वजीर, तीसरा वजीर मुहज्जबुद्दीन है। मिनहाज सिराज लिखता है किस तरह से तीनों लोग अपने अपने अधिकारों को बढ़ाने की कोशिश की है। मिनहाज लिखता है कि बहराम शाह में बहुत सारे प्रशंसकीय गुण थे, लेकिन ये खूनी आदमी था। खूनी आदमी बोले तो ये रक्तपात करने में विश्वास रखता था। यतकीन सोच रहा था कि मैं सुल्तान का संरक्षक हूं, तो सुल्तान से ऊपर मेरी पोजीशन है, और सुल्तान से ये रिश्ता बनाने की कोशिश करने लगा और इसके बहन से शादी कर ली, और अपने दरवाजे पे इसने नौबत रखने शुरू कर दिए, जो सिर्फ बादशाह ही रखते थे। मतलब बादशाहों को ही राइट था कि अपने दरवाजे पर नौबत और हाथी रखें, ये यतकीन ने रखना शुरू कर दिया। बहराम को ये बुरा लगा कि ये तो पैरेलल बादशाह क्रिएट हो गया है, नौबत भी रखने लगा है, और इसने यतकीन की हत्या कर दी, अपनी बहन को विधवा बना दिया, और अपना दूसरा अमीर हाजी भी नियुक्त करता है, बदरुद्दीन शंकर रूमी। बदरुद्दीन रूमी अमीर हाजिब। नहीं, रजिया के अलावा तो किसी बहन का इतिहास में उल्लेख नहीं मिलता है। ये नौबत है। लेकिन बदरुद्दीन रूमी भी वही काम करने लगा जो यतकीन करता था, इसमें भी शक हो गया, और कुछ समय बाद बदरुद्दीन रूमी की भी हत्या कर दी गई। देखो, बहराम सगा भाई नहीं है रजिया सुल्तान का ना, इल्तुतमिश ने कई शादियां की थी। रजिया की माँ अलग थी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ थी वो तुर्क शाह तुर्कान। बहराम शाह सगा भाई नहीं था, ये और माँ थी। राजा एक ही शादियां नहीं करते थे। अब ये दो दो हत्याएं देख करके सबसे बड़ा कष्ट हुआ चालिहा को। चालिहा में जितने अमीर बचे थे, इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि कहीं न कहीं बहराम शाह अपनी ऑटोक्रेसी चाहता है, कि हमको हमसे मुक्त होना चाहता है। तो ये सशंकित हो गए। मंगोल आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत पर, और इसका नेतृत्व करता है तायर। तायर के नेतृत्व 1241 में। ये लाहौर पे अटैक करते हैं, लाहौर के बाद मुल्तान पर कब्जा कर लेते हैं। लाहौर को बड़ी बुरी तरह से इसने लूटा। दिल्ली में सुल्तान था, बगला नंबर दिल्ली का है बहराम शाह। दिल्ली की जनता को महल में इकट्ठा करता है, और जनता को अपना प्रवचन देना शुरू कर देता है। जब जनता इससे प्रभावित नहीं होती है, तो मिनहाज शिराज को कहता है कि तुम प्रवचन दो, मोटिवेट करो जनता। मिनहाज ने मोटिवेट करने के लिए मिनहाज ने भी अपना अच्छा खासा प्रवचन दिया, लेकिन जनता इससे प्रभावित नहीं हुई।
बहराम शाह ये सोचा था कि जिस तरह से दिल्ली की जनता रजिया को सपोर्ट कर रही थी, वैसे ही मुझे क्यों नहीं सपोर्ट करती। तो पहला तो था मोटिवेट करना, दूसरा था जनता में भय व्याप्त करवाना। तो दिल्ली का काजी था, उस काजी का नाम है शमशुद्दीन, काजी शमशुद्दीन। शमशुद्दीन को हाथी के पैरों तले रौंदवा दिया, कुचलवा दिया। जनता को भय क्या होगा, घृणा हो गई इससे। इल्तुतमिश एक सफेद महल था, सफेद महल का नाम हुआ करता था कैसर कैसर सफेद। कुतुब मीनार के आसपास के जो खंडहर हैं उसी पे। दूसरा कैसर फिरोजा। तो जिस महल में इसने एकत्र किया था वो महल था कैसर सफेद। जनता को कुछ नहीं, इसको समझ में आया कि पब्लिक भी हमारे पक्ष में नहीं खड़ी है, तो उसने मुइजुद्दीन को कन्विंस करने की कोशिश की कि देखो तुम भाई साम्राज्य के वजीर हो और मंगोलों से जाकर युद्ध करो, मंगोल दिल्ली में कभी भी अटैक कर सकते हैं। मुइजुद्दीन ने यहाँ पे एक षड्यंत्र किया, एक चाल चली। मुइजुद्दीन ने कहा कि आप तो ठीक है, लेकिन चालिया भी आपके पक्ष में नहीं है, जनता भी आपके पक्ष में नहीं है, मैं सेना इकट्ठी करूंगा, चालिया उसमें अड़ंगे डालेंगी। चालिया में खासकर 2-3 लोग हैं जो आपको तो रास्ते से हटा ही देना चाहते हैं। ये तो चाहेंगे ही कि मंगोल दिल्ली पर आक्रमण करके और आपको मार डालें। तो मंगोलों से बड़े दुश्मन तो हमारे दरबार में बैठे हैं, तो अगर आपका आदेश हो तो इन तीनों को मैं हटा दूं गद्दी से, इनको मार डालूं। बात बहराम साहब को पसंद आई कि बात तो ये सही कह रहा है, दुश्मन तो हमारे घर में ही, घर का भेदी लंका ढाबे। तो बहराम साहब ने मुइजुद्दीन को रिटर्न में आदेश दे दिया कि जो चालिया के द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सरदार थे उनको गद्दी से हटा दो। मुइजुद्दीन उनको गद्दी से हटाने नहीं गया, वो चिट्ठी लेकर के चालिया की मीटिंग बुलाई और चिट्ठी को सबको पढ़ के सुना दिया कि देखो मंगोल हमारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं और बादशाह को सबको मिलजुल करके साथ लेकर के इनका मुकाबला करना चाहिए, तो वो चाहते हैं तीनों को मार डाला जाए। मुइजुद्दीन के साथ मिनहाज भी था जिसने इस लेटर को ड्राफ्ट किया था, जिस पर साइन किया गया था। अमीरों ने मिनहाज को 2-4 झापड़ मारा, मार के भगा दिया, और सारे अमीर एकजुट हो जाते हैं और अटैक करते हैं दिल्ली पर और सुल्तान को मार डालते हैं। इस तरह से जिस अमीर ने बैराम साहब को गद्दी में बिठाया था उन्हीं अमीरों ने मार डाला, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा था किशलू खां का। किसलू खां उस समय बलबन का भाई, मतलब भाई था, ऑल द टाइम का भाई था उसी समय में। किसलू खां ख्वाब देखने लगा कि सर पे सुनहरा ताज मेरे सजेगा और मैं बादशाह बनूंगा। ऐसे बिहेव करने लगा कि जैसे यही बादशाह, क्योंकि मुख्य षड्यंत्रकारी तो ही था, लेकिन इसके अंदर वो गुण थे नहीं और शाही खानदान का भी नहीं था। तो दूसरे दिन अमीरों ने किशलू खां को इनविटेशन भेजा, एक बड़ा सुंदर सा इनविटेशन, सोने के मतलब सुनहरे कलर वाला, स्वागत सत्कार के लिए कि आपका स्वागत किया जाएगा, आपके लिए हाथी बुला लिया गया है, उस पर हौज भी रखवा दी गई है। किशलू खां ने सोचा कि ये मेरे ताजपोशी की तैयारियां चल रही। किशलू खां बन ठन के इत्र फुले लगा के गया अमीरों के पास, और बड़े ही शान शौकत से नौबत वगैरह बजाए गए। किशलू खां को हाथी में बिठा दिया गया और महावत से कह दिया गया कि इसको दिल्ली से ले जाओ, इसको नागौर ले जाओ, दिल्ली में रहने लायक नहीं बन रहा है। किशलू खां जब हाथी चलने लगे समझ में नहीं आएगी, वो सोचा कि ये मार्च पास्ट हो रहा है, जो सलामी दी जाती है बादशाहों को, सेना मुझे सलामी देगी किस तोपों की, लेकिन इसको नागौर भेज दिया गया। वो हाथी से चिल्लाता रहा कि मैं सुल्तान हूं, मैं सुल्तान हूं। किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। इसको नागौर का इख्तियार बना दिया गया। बलबन का बड़ा भाई था इसलिए इसका एक नाम मिलता है, बलबन ए बुजुर्ग। बलबन ए बुजुर्ग। इल्तुतमिश के कुछ बेटे को तभी जेल में डाल दिया गया था जब इल्तुतमिश की हत्या की गई। जैसे एक बेटा था उसका नासिरुद्दीन, नासरुद्दीन का बेटा है जलालुद्दीन, इसका बेटा है। नासरुद्दीन के 2 बेटे थे, जलालुद्दीन और रुकनुद्दीन। फिरोज शाह का एक और बेटा था अलाउद्दीन मसूद। ये सब जेल की शोभा बढ़ा रहे थे। अच्छा सॉरी, रजिया की हत्या हुई थी, मैं गलती से बोल दूंगा।
रजिया की, मेरे दिमाग में रजिया था। इल्तुतमिश की बेटी रजिया की हत्या हुई थी। तुम कहना चाहते हो कि इन्हीं सब मेरी आदतों की वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ? उसका जिम्मेदार मैं हूं। खुल के बोलो। अच्छा, कितने चतुर हो, कितनी चतुराई उधर लगाते हो, तुरंत बात बदल दी। अब बात भी कैसे ब्यूटीफुली बदला इसको, अपने कंसंट्रेशन की मजबूती को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। किसलू खां तुम ही थे। अब इन तीनों में से सिलेक्शन ये किया गया कि नासरुद्दीन, जलालुद्दीन और मसूद किसको कठपुतली सुल्तान बनाया जाए। इनको जेल से छोड़ दिया गया। तो पता चला सबसे भीगा हुआ बंदा मसूद ही है। मसूद से कहा गया, सुन लो भाई, अपनी चाची का देखा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? हत्या। कहा ठीक, वेरी गुड। अपने बाप का, उसको वो भी हत्या हुई। अपने चचा का, उसकी भी हत्या हुई। तो सब बोले तुम्हारा, नहीं नहीं, मेरी मेरी मत करना। कहा ठीक है, तुमको हम हत्या नहीं करेंगे, तुमको हम गद्दी पे बिठाएंगे, सुल्तान बनाएंगे। लेकिन एक कंडीशन है कि केवल नायब जो कहेगा वही करना है, और कुछ नहीं करना है। जैसे ही और कुछ करने की कोशिश की, वैसे तुम्हारी हत्या कर देंगे। कहा नहीं जी नहीं, बस मुझे बस चुपचाप अपना काम करना है, ये सब झंझट में नहीं पड़ना मैंने। मदरसा मस्जिद का निर्माण किसने किया? गौरी ने, कुतुबुद्दीन ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने। आपकी आज 4 बजे भी क्लास है, नोट कर लीजिए, हिस्ट्री की ही है 4 बजे। 6 बजे और 9 बजे आपकी पेपर 1 की है। इसी एपिसोड को हम आगे बढ़ाएंगे 4 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तो डोंट मिस अ सिंगल क्लास। और अपने मित्रों को भी बता दीजिए कि डोंट मिस। नहीं तो जून में फिर कहोगे कि सर मेरा 1% से रह गया, आधे परसेंट से रह गया, और लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करते रहोगे। तुम्हें कोई नहीं कॉन्ग्रेट्स करेगा, तुम ही सबको करोगे। जब खुद को विफलता हाथ लगती है और कॉन्ग्रेचुलेशन करना पड़ता है, तो सोचो मन को कितना दुख होता है। हाँ, खुद भी सफल हुए तो दूसरों की सफलता को बांटना अच्छा लगता है, ये मानव स्वभाव है। लेकिन खुद अगर विफल हो गए और दूसरा सफल हो गया, तो कलेजे पे नस्तर चलता है। हर कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद लगता है कि क्या हो गया। तो इस बार सफल होना है, मेरी कामना भी है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों को बधाई देना अच्छी बात है, लेकिन ये और ज्यादा अच्छी बात है कि दूसरे भी आपको बधाई दें, मैं ये कह रहा हूँ। आप भी दूसरों को दीजिए, दूसरे भी आपको दें। तो ये एक सपना मेरा भी है आपके लिए, सिर्फ आपका नहीं है, और ये जून में पूरा होगा। डेफिनेटली। तो अगला सुल्तान बनता है अलाउद्दीन मशहूद शाह। ये उसके सिक्के हैं उसी की तरह, नकारा लग रहा है। जून में JRF। अलाउद्दीन मशहूद शाह की शर्त एक ही थी कि भाई कुछ भी करोगे तो अपने नायब के कहना मानोगे बस। और उसका नायब मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नियुक्त किया गया।
मलिक कुतुबुद्दीन हसन के साथ एक समस्या थी कि ये गैर तुर्क था, तुर्क नहीं था, तो इसको वो महत्व प्राप्त नहीं था। इसी के पैरेलल एक पोस्ट और था दिल्ली सल्तनत में, अमीर हाजिर। अमीर हाजिर पद पर बनाया गया काजी इमादुद्दीन बराकुश। ये क्या है भाई? आदर्श। नो पेरेंट्स वांट हैव एन अनएम्प्लॉयड सन। ठीक है, एक वन साइड ऑफ कॉइन है। अदर साइड ऑफ कॉइन ये है कि नो सन वांट एन पुअर पेरेंट। तो यू वांट ए पुअर पेरेंट हु इवन कैन नॉट pay for your education, your normal living. No women want to marry an unemployed man. And the other side of coin is incapable women से आप शादी करोगे? Incapable in terms of money, physique, beauty, don't know how to prepare food, don't know how to nourish children. अयोग्य स्त्री से आप शादी करेंगे? No son daughter want an unemployed father and no sister want an unemployed brother. आप यहाँ जेंडर सेंसिटाइजेशन दिख रहा है। आप भी ऐसे स्त्रियों से शादी करना चाहेंगे जो किसी लायक नहीं है? संसार में आए हो तो कुछ जगत व्यवहार है, उस जगत व्यवहार की निंदा नहीं कर सकते आप। जैसे क्रिकेट का मैच खेलोगे तो एक ओवर में 6 बॉल होते हैं ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 7 के साथ तो नाइंसाफी हो गई, 7 बॉल होने चाहिए, 8 बॉल होने चाहिए। जो रूल है उस क्रिकेट मैच का, उसको आपको फॉलो करना है। तो जगत का जो रूल है उसको आपको फॉलो करना है। जगत का रूल क्या है? जगत का रूल ये है, पैदा हुए हो, सफलता से बरकत होगी, फलदायक बनो, प्रोडक्टिव बनो, योग्य बनो। अयोग्यता से आपको सम्मान नहीं मिलेगा। अब आप कह रहे हो कि नहीं मैं अयोग्य हूं फिर भी मुझे सम्मान मिलना चाहिए। उसी प्रकार है कि मैं कहूं कि मुझे हिस्ट्री कुछ नहीं आती, मैं गोबर गणेश हूं, लेकिन आप लोग मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो, मेरा अमित नेट रेफरल कोड यूज करो। ये मेरी बात जस्टिफाइड है? कोई महिला बोले कि मुझे भोजन बनाना नहीं आता, लेकिन आप मेरी तारीफ करो, रोटी जला दी, दाल जला दी, चावल निकाला काला काला कोयला, लेकिन मेरी तारीफों के गुण गाओ। ये बात जस्टिफाइड है? मैं एक अच्छा टीचर हूं इसलिए आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो, ये जगत व्यवहार है, ये कोई बुराई नहीं है। और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अभिलाषा का जेआरएफ हुआ, किसी और का जेआरएफ हुआ, तो वो मेरे नजर में एक अच्छे एस्पिरेंट के रूप में इम्प्रिंटेड है। ये जगत व्यवहार है। प्रॉब्लम ये है कि जो जगत व्यवहार है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि पूरे संसार के नॉर्म्स को आप नहीं चेंज कर पाओगे ना, लेकिन अपनी जिंदगी जरूर बर्बाद कर पाओगे। इसलिए जो फिक्स्ड नॉर्म्स और जस्टिफाइड नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करो। आप कहोगे कि सर ने तो बड़ा लंबा उपदेश दे दिया, तुमने मजाक के लिए शेयर किया था। नहीं, इस मजाक में भी एक एस्केपिस्ट अप्रोच है। जिनको कोई काम नहीं होता वो कहते हैं सब सिस्टम की गड़बड़ी है, सारा सिस्टम ही करप्ट है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, ये है वो है, हम परिस्थितियों का दोष है। ऐसा नहीं है। सिस्टम अगर गलत है तो आपके सामने चुनौती है कि आप अपने हिस्से को रेक्टिफाई करके दिखाइए, आप अपने हिस्से को करेक्ट करिए। ये आपका दायित्व है। और इसका बड़ा छोटा सा उदाहरण है, आप अगर अपना बेडशीट बिछा रहे हो तो उसको ठीक से बिछाओ, जैसा आप चाहते हो। वो तो जैसा चाहते हो आप कर सकते हो। आप अपने कपड़े पहन रहे हो तो वो कपड़े स्वच्छ होने चाहिए। आप जहां पे रहते हो वो मकान साफ सुथरा रहना चाहिए। आपके मन में दूसरों के प्रति अच्छा भाव होना चाहिए। आपका भाव दूसरों के भाव पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपके जीवन से जुगनू जितना ही प्रकाश हो वो फैलना चाहिए। जुगनू का प्रकाश देखते हो इतना सा ही फैलता है, जो रात में जुगनू चलती है, एटलीस्ट इतना सा ही आपका प्रकाश फैलना चाहिए। ये जगत व्यवहार है। So don't challenge the rule of cricket whenever you are playing cricket. If you don't like that rule, then don't go for cricket. वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट का बॉल छोटा लगता है तो वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, ठीक है। अमीर हाजिर काजी इमादुद्दीन बाकुश। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किशलू खां कहाँ का इक्तेदार बन गया था?
नागौर। नागौर राजस्थान में है। धीरे धीरे ये नागौर, अजमेर, मंदौर, इन तीनों का अधिकारी बन गया। और इमामुद्दीन मोहम्मद इस समय मुख्य काजी है। क्योंकि मिनहाज शिराज को अमीरों ने इतना पीटा था कि वो काजी का पद छोड़ के चला गया था, दिल्ली के काजी। लेकिन दिल्ली सल्तनत की असली बागडोर इसके पुराने वजीर के हाथ में थे। पुराने वजीर का नाम क्या था? जुनैद की तो हत्या कर दी गई थी रजिया के द्वारा। मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन के साथ एक इशू था कि ये ताजिक था। अब यहाँ पे एक नया इक्वेशन बनता है दरबार में कि ताजिक और तुर्क ये दोनों अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। तो मुइजुद्दीन भी ताजिकों का मसीहा बन के उभरा और मुइजुद्दीन की हत्या कर दी गई। अब दिल्ली का नया वजीर बनता है नजीमुद्दीन अबू बकर। इन वजीरों के नाम नहीं आपको याद करने, बस मैं स्टोरी समझाने के लिए बता रहा हूं। इसी समय बलबन का उत्कर्ष हो रहा था। बलबन भी चालिया में प्रोमिनेंट प्लेस पे था और हांसी का इक्तदार इसको बनाया गया। और थोड़ी दिनों बाद काजी इमामुद्दीन बराकुश को हटा करके बलबन बन गया दिल्ली का अमीर हाजिर। ये पहली बलबन की एंट्री थी दिल्ली सल्तनत सुल्तान के निकट। इसका राजनीतिक प्रभुत्व एक तरह से कह सकते हैं कि अलाउद्दीन मसूद शाह के ही समय से प्रारंभ होना शुरू होता है। ये प्रश्न आ सकता है। बलबन जब इसके निकट हो गया तो इसने अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू की। बलबन ने एक नई बुद्धि लगाई। इसने अलाउद्दीन मसूद शाह को समझाया कि सुल्तान, दो दो तीन तीन सुल्तानों का जो पतन हुआ है और मुख्य विदेशी समस्या रही है, उस विदेशी समस्या के कारण कौन रहे? मंगोल। तो पहले से ही इसका मैनेजमेंट करना जरूरी है क्योंकि आपके भी ऊपर आक्रमण होगा मंगोलों का जरूर। तो बलबन ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक सलाहकार की भूमिका में आकर के अलाउद्दीन मसूद शाह को सलाह दिया कि आप ऐसा करो, राजपूतों को सेनापति बनाओ। और राजपूत एक बहादुर कौम है जिसको हमने और आपके पहले के सुल्तानों ने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है। उनको थोड़ी सी इज्जत दीजिए और जगह दीजिए और उनको मंगोलों के अगेंस्ट खड़ा कीजिए। अलाउद्दीन मसूद शाह ने ये बात समझी और ये फॉलो किया और इसी की वजह से मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ। राजपूतों को सेना में भर्ती किया गया और मंगोलों के खिलाफ राजपूतों की एक सुरक्षा पक्ति बनाई। लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थिति थी तो कमजोर की। बंगाल इससे अलग हो गया, इधर मुल्तान और उच्च ये दोनों अलग हो गए। ऐसा नहीं मंगोलों का आक्रमण नहीं हुआ, हुआ। 1245 में हसन कारलुक ने अटैक किया, लेकिन राजपूतों ने सुरक्षा कर ली, राजपूतों ने मार भगाया। सल्तनत काल में बता रहे हैं ना, अलाउद्दीन मसूद शाह के ही काल में पंजाब पे सेना भेजी और राजपूतों ने इसको भगा दिया। लेकिन बलबन यहाँ पे एक षड्यंत्रकारी की भूमिका में आता है। इसको चाहिए था गद्दी, ये अमीर हाजिर बनने से संतुष्ट नहीं था। अलाउद्दीन मसूद शाह बेटा किसका है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का। लेकिन एक और जेल में बंद था नासरुद्दीन, जो पोता था इल्तुतमिश का। बलबन ने इसको भड़काना शुरू किया अलाउद्दीन मसूद शाह के खिलाफ। कहा कि गद्दी आपकी है, बैठा है मसूद शाह।
नासुद्दीन महमूद की माँ को भी भड़काना शुरू किया कि आपको जो स्टेटस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, और इनके माध्यम से सारे तुर्की चालिहा के सरदारों को भी अपने पक्ष में मिला लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि चालिहा जिसको चाहता था उसको गद्दी पे बिठाता था, और अलाउद्दीन मसूद शाह को 10 जून 1246 को गद्दी से अपदस्थ कर दिया गया। 10 जून 1246, 4 साल 1 माह के शासन के बाद। ये जो कालखंड जिसमें चालिहा एक किंग मेकर की भूमिका निभा रहा है, इस पूरे के पूरे कालखंड को हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत में अमीरों का षड्यंत्र, द नोबेलिटी, द इरा ऑफ नोबेलिटी। नहीं, नासरुद्दीन वो अलग है। नासरुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा जो बंगाल में अभियान किया था, नासरुद्दीन महमूद अलग है। अच्छा, बेटा, हाँ बेटा है। देखो, बेटा बाप वाला बड़ा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड सीन है, कौन किसका बेटा है कौन किसका बाप है, क्योंकि सारे नाम लगभग एक ही जैसे हैं, तो ये बाइफरकेट करना बड़ा ही मुश्किल है। तो बाप बेटे के चक्कर में ना पड़ो, बाप बेटा नहीं पूछा जाता। बस ये जानो गद्दी पे कौन बैठा, बस। अब अगली गद्दी पे बैठा नासरुद्दीन महमूद। तो इस तरह से हम देखते हैं बलबन किंग मेकर की भूमिका में मुख्य रूप से आता है, और 1236 से लेकर के 1246 तक शमसी वंश के 4 राजकुमारों की हत्या की जा चुकी थी, और नासरुद्दीन महमूद इस वंश का अंतिम और 5वां शासक। क्रोनोलॉजी शासकों का पूछता है, बाप बेटों का नहीं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन दूसरे कारण कहा गया है। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को परिभाषित किया था, वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। इनमें से कौन एक सही है? आप लोगों को मैंने कहा कि जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भेज दोगे मुझे ना, नेम एंड फोटो एंड परसेंटाइल एंड नेट जीआरएफ। बलबन के बारे में कुछ जान लेते हैं। शासक बनने के पहले ये बहराइच का हाकिम है। इसकी माँ इसको पालकी में छुपा करके ले आई थी रक्षा करने के लिए। और आगे चल करके हम देखेंगे कि 27 मई 1246 में ये सुल्तान बना था। सुल्तान तो बाद में बना नासरुद्दीन। बहराइच का हाकिम था, हाकिम मतलब इक्तदार समझ लो, शासक। अभी बलबन की मैं बात कर रहा हूं। नासरुद्दीन जब गद्दी पे बैठा तो इसको पता था कि ये तब तक ही जिंदा रहेगा जब तक कठपुतली बना रहेगा, लेकिन कठपुतली बनने में इसको बेइज्जती भी महसूस हो रही थी। तो इसने अपने आप को ऐसा दिखाना चाहा कि यह संत स्वभाव था।
और इसका कोई इंटरेस्ट राजकाज में नहीं। तो ये 5 टाइम का अपना आराम से नमाज पढ़ता था, कुरान की नकल करता था, कुरान की नकल करके उसमें प्रिंटिंग प्रेस हुआ नहीं करता था, तो कुरान की नकल करके लिखता रहता था उस, और इसको बेचता था बाजारों में, कुरान को बेच करके अपना भरण पोषण करता था, अपना और अपने परिवारों का, और राजकोष से 1 रुपया नहीं लेता था। अब ये इसका संत स्वभाव कम था, इसकी मजबूरी ज्यादा थी। कैसे ये सरवाइव करे इन राक्षसों के बीच में? जरा सा भी अपनी आवाज बुलंद करेगा तो उसकी गला काट दिया जाएगा। इत्तेफाक से इसकी लिखावट बड़ी अच्छी थी, जैसे मेरी लिखावट। तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा आइडियल वे है, बंदा संतों के जैसे जीवन बिताए, इसलिए मिनहाज उस सिराज, इसको दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहता है। हाँ, मैं संत हूं लेकिन राजा नहीं। दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहता है। और इसकी जो रचना है, मिनहाज की किताब कौन सी है? तबकाते नासरी। वाह गीता, वेरी गुड। तबकाते नासरी इसने इसी को समर्पित की है। सिराज को फिर से नासरुद्दीन ने मुख्य काजी के पद पे बिठा दिया, लेकिन नासरुद्दीन नाम मात्र का ही शासक था, कठपुतली था, और बलबन को सारे अधिकार इसने दे दिए। अब इसके सरेंडर करने से सारा संघर्ष तुर्कों और सुल्तान के बीच समाप्त हो गया। मतलब इसका समर्पण इस लेवल का था कि ऐसा भी मिनहाज शिराज लिखता है कि एक बार खाना पकाते हुए उसकी रानी का हाथ जल गया, तो सुल्तान से उसने एक नौकरानी की इल्तजा की, लेकिन सुल्तान ने कहा कि वो सुल्तान नहीं है, वो एक ट्रस्टी है, और वो नौकरानी की व्यवस्था नहीं कर सकता। बलबन की बेटी इसकी बीबी थी, वो बीबी भी बलबन की बेटी थी, उसका नाम था हुजैदा। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी एक ही पत्नी थी, हुजैदा। इशामी लिखता है कि बिना तुर्कों की आज्ञा के ना कोई राय देता है, ना कि अपने हाथ पैर हिलाता है, ना ही पानी पीता है, ना ही सोता है। अब बलबन को और क्या चाहिए था? जो चाहिए था मिल गया। अब इसके आगे का एपिसोड हम करेंगे शाम 4 बजे, ठीक है? और मिलते हैं शाम 4 बजे। ये फाइनल लीडर बोर्ड है। अलका फर्स्ट, त्र्यंबक सेकंड, आदर्श थर्ड, सपना गुड़िया, सभी, सुहानी, काजल, सानवी और कविता। इसी के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। सभी को बाय बाय।